स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं लिपिड मेटाबॉलिज्म। लिपिड मेटाबॉलिज्म में हम पढ़ने वाले हैं आज फैटी एसिड ऑक्सीडेशन। क्या पढ़ने वाले हैं? फैटी एसिड ऑक्सीडेशन पढ़ने वाले हैं। फैटी एसिड ऑक्सीडेशन। सबसे पहले हम समझते हैं कि हमारी बॉडी में लिपिड किस फॉर्म में स्टोर होता है, कहां पे स्टोर होता है, क्यों हमारी बॉडी को जरूरत पड़ती है फैटी एसिड्स को या लिपिड को ऑक्सीडाइज करने की, कब उसकी नीड होती है। पहले हम उन चीजों के बारे में समझते हैं। देखिए, आपको पता होगा कि हम लिपिड लेते हैं डाइट में, है ना, फैट लेते हैं हम डाइट में, और वो हमारी बॉडी में स्टोर होते हैं किस फॉर्म में? वो हमारी बॉडी में स्टोर होते हैं किस फॉर्म में? ट्राई असाइल ग्लिसरॉल या ट्राइग्लिसराइड्स की फॉर्म में स्टोर होते हैं। कहां पे स्टोर होते हैं? एडिपोज टिश्यू में। कहां स्टोर होते हैं? एडिपोज टिश्यू में। एडिपोज टिश्यू कहां पाया जाता है? आपके एब्डोमेन रीजन में, थाइज में, यहाँ पे आपका ये एडिपोज टिश्यू पाया जाता है। और इसमें किस फॉर्म में स्टोर होते हैं? टैट की फॉर्म में, यानी कि ट्राई असाइल ग्लिसरॉल की फॉर्म में ये स्टोर होते हैं। ठीक है। अब आपको पता है कि जो फैट या ट्राई असाइल ग्लिसरॉल जिसे आप बोल रहे हैं वो क्या होता है आपका? वो होता है ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड। तो यहां पे जो ग्लिसरॉल होता है, जब आपका फैटी एसिड स्टोर होता है एडिपोज टिश्यू में, तो वो ग्लिसरॉल के साथ में इसलिए जुड़ा रहता है क्योंकि ग्लिसरॉल कैसा होता है? आपका हाई मॉलिक्यूलर वेट फॉर्म कंपाउंड होता है, जो कि जो फैटी एसिड होता है उसको एस्केप होने से रोकता है। क्योंकि अगर फ्रीली फैटी एसिड होगा तो ब्लड स्ट्रीम के साथ आपका क्या हो जाएगा? फ्लो हो जाएगा। लेकिन आपको उसे स्टोर करके रखना है, तो इसलिए आप उसे किसके साथ जोड़ देते हैं? इस हाई मॉलिक्यूलर वेट कंपाउंड ग्लिसरॉल के साथ जोड़ देते हैं, ताकि वो स्टोर्ड फॉर्म में रहे। लेकिन जब आपको जरूरत होती है एनर्जी की, उस टाइम पे आप क्या करते हैं? उस टाइम पे आप इसको ग्लिसरॉल से क्या कर लेते हैं? सेपरेट कर लेते हैं। और ये किस फॉर्म में आ जाता है? ये फ्री फैटी एसिड की फॉर्म में आ जाता है। और आप फ्री फैटी एसिड का ऑक्सीडेशन करके उससे एनर्जी लेते हैं। अब ये कैसे होता है और क्यों होता है? देखिए, नॉर्मली हमारी बॉडी जो एनर्जी लेती है इंस्टेंट, वो किससे लेती है? ग्लूकोज से लेती है ना। और जो एक्सेस में ग्लूकोज होता है वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर हो जाता है। और जब आप फास्टिंग करते हैं या फिर आप लेस कार्बोहाइड्रेट वाले फूड लेते हैं, उस टाइम पे क्या होता है? आपकी बॉडी को जरूरत होती है एनर्जी की, तो जो ग्लाइकोजन आपने स्टोर किया था उसे आप ग्लूकोज की फॉर्म में कन्वर्ट करके उसको यूज कर लेते हैं एनर्जी के लिए। लेकिन उस कंडीशन में जब ग्लाइकोजन का भी डिप्लीशन होने लगता है, तो उस कंडीशन में हमारी बॉडी क्या करती है? जो आपकी बॉडी में स्टोर्ड फैट होता है, उस फैट को ऑक्सीडाइज करके उससे एनर्जी लेती है। ठीक है। तो फैट को ऑक्सीडाइज करके उससे एनर्जी कैसे लेती है, उसके बारे में हम बात करते हैं कि फैट को कैसे ऑक्सीडाइज किया जाता है और उससे एनर्जी कैसे लेती है हमारी सेल्स। तो ये जो आपका फैटी एसिड ऑक्सीडेशन होता है, ये आपका दो पार्ट में कंप्लीट होता है। दो स्टेजेस में इसका कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है। दो स्टेजेस में फैट का कन्वर्जन, फैटी एसिड का कन्वर्जन किस में हो जाता है? फैटी एसिड का कन्वर्जन वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में हो जाता है। वो कौन सी दो स्टेजेस होती हैं? फर्स्ट स्टेज है कन्वर्जन ऑफ फैटी एसिड टू एसिटाइल कोएंजाइम ए। फर्स्ट स्टेज क्या है? जब आप फैटी एसिड का कन्वर्जन किस में करेंगे? एसिटाइल कोएंजाइम ए में। एक बात यहाँ पे ध्यान रखिएगा, आप जब फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म पढ़ रहे हैं तो उसमें हम पहले ऑक्सीडेशन पढ़ रहे हैं, फिर हम क्या पढ़ेंगे? बायोसिंथेसिस पढ़ेंगे। तो जो आपके फैटी एसिड होते हैं वो किससे मिलके बनते हैं? वो आपके एसिटाइल कोएंजाइम ए के मॉलिक्यूल से मिलके बनते हैं, और उनका ब्रेकडाउन भी किसमें होगा? एसिटाइल कोएंजाइम ए में होगा। तो अभी हम ब्रेकडाउन रिएक्शंस पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा? फैटी एसिड का कन्वर्जन किस में होगा? एसिटाइल कोएंजाइम ए में। किस से होता है ये? बीटा ऑक्सीडेशन से। किससे? बीटा ऑक्सीडेशन बोलते हैं इस प्रोसेस को। और इसी प्रोसेस को आप किस नाम से जानते हैं? फैटी एसिड ऑक्सीडेशन के नाम से जानते हैं। और सेकंड क्या होता है? ये जो आपका एसिटाइल कोएंजाइम होता है, ये कहां पे एंटर कर जाता है? आपका क्रेब्स साइकिल में एंटर कर जाता है और आपको ऑक्सीडेटिव रिएक्शन से एनर्जी देता है। ऑक्सीडेटिव रिएक्शंस होती है और आपको एनर्जी मिलती है किस फॉर्म
फॉर्म में, एटीपी की फॉर्म में, FADH2 की फॉर्म में और NADH की फॉर्म में। अब क्वेश्चन आता है कि ये रिएक्शंस कहाँ होती है, तो इसकी साइट कहाँ होती है, इसकी साइट होती है आपकी माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। कहाँ होती है, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में क्या होता है आपका फैटी एसिड का ऑक्सीडेशन होता है। क्यों, क्योंकि वहीं पे बीटा ऑक्सीडेशन होके फैटी एसिड का कन्वर्जन हो जाता है किसमें, एसिटाइल कोएंजाइम ए में। एसिटाइल कोएंजाइम ए का कन्वर्जन कहाँ एंटर कर जाता है, क्रेब्स साइकिल में, और आपको बीटा ऑक्सीडेशन से भी क्या मिलते हैं, FADH2 की फॉर्म में एनर्जी मिलती है और NADH की फॉर्म में एनर्जी मिलती है, और आपकी क्रेब्स साइकिल से भी आपको बीटा ऑक्सीडेशन और NADH की फॉर्म में एनर्जी मिलती है। और इसके बाद आपको पता है कि आपकी जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है वो भी कहाँ चल रही होती है, आपकी माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में चल रही होती है। तो ये जो आपके मॉलिक्यूल होते हैं FADH2 NADH, ये आपके कहाँ चले जाते हैं, वहां से इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में जो आपकी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होती है वहां पे एंटर कर जाते हैं और आपको ATP की फॉर्म में एनर्जी जनरेट करके देते हैं। ठीक है, तो ये प्रोसेस होती है। अब ये प्रोसेस कैसे होती है, कैसे ये बीटा ऑक्सीडेशन होता है, हम इसके बारे में समझते हैं। ठीक है, तो हम अब पढ़ते हैं किसके बारे में, बीटा ऑक्सीडेशन के बारे में। ये जो आपका बीटा ऑक्सीडेशन होता है या ये जो आपका फैटी एसिड का ऑक्सीडेशन है, ये 3 फेजेस में कंप्लीट होता है। क्या है फेजेस, फर्स्ट फेज क्या है, फर्स्ट फेज है आपका ट्रांसफर ऑफ fatty acid from adipose tissue to target cell, सेकेंड क्या है, सेकेंड फेज है एंट्री इन साइटोप्लाज्म एंड माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स ऑफ सेल। और थर्ड स्टेज है कैटाबॉलिक ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी acid inside the mitochondrial matrix, ठीक है, आपको इन 3 फेजेस में फैटी एसिड का ब्रेकडाउन पढ़ना है। और जिसे आप बीटा ऑक्सीडेशन कहते हैं वो कहां पे होती है, आपकी आपकी माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होती है, जिसे आप बीटा ऑक्सीडेशन के नाम से जानते हैं। बीटा ऑक्सीडेशन क्यों कहते हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अभी हम फिलहाल ये 3 फेजेस को डिस्कस कर लेते हैं कि किस तरीके से काम करते हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं आपका फर्स्ट फेज से। फर्स्ट फेज क्या है, ट्रांसपोर्ट ऑफ, देखो कहां पे स्टोर होता है फैटी एसिड, आपका फैटी एसिड स्टोर होता है कहां पे, एडिपोज टिश्यू में। किस फॉर्म में स्टोर होता है, ट्राइग्लिसराइड्स की फॉर्म में। ट्राइग्लिसराइड्स मतलब ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड। ठीक है, सबसे पहला काम क्या होता है, इसको क्या किया जाता है, इसको सेपरेट करते हैं किससे, विद द हेल्प ऑफ एंजाइम लाइपेज। तो ग्लिसरॉल और फैटी एसिड क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, और ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है, ग्लिसरॉल और फ्री फैटी एसिड में। किसमें, फ्री फैटी एसिड में। ये जो आपके फ्री फैटी एसिड होते हैं, ये फ्री फैटी एसिड ब्लड स्ट्रीम के थ्रू, किसके थ्रू, ब्लड स्ट्रीम के थ्रू कहां चले जाते हैं फ्री फैटी एसिड, टारगेट सेल के पास। टारगेट सेल मतलब वो सेल जिसके अंदर इसका क्या होना है, ऑक्सीडेशन होना है, उन सेल को आप क्या कहते हैं, टारगेट सेल कहते हैं। और उन सेलों में इंपॉर्टेंट क्या होना चाहिए, उनके पास माइटोकॉन्ड्रिया होना चाहिए। आरबीसी में नहीं हो सकता है बीटा ऑक्सीडेशन, क्यों, क्योंकि आरबीसी के पास माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है। उसके अलावा जितनी भी सेल्स जिनके पास माइटोकॉन्ड्रिया होता है, क्यों, क्योंकि
बीटा ऑक्सीडेशन कहाँ होता है? इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में होता है। तो जितनी भी सेल्स जिनके पास माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है उन सेल में आपका क्या हो सकता है? उन सेल में बीटा ऑक्सीडेशन हो सकता है। तो उनको ही आप क्या कह रहे हैं? टारगेट सेल कह रहे हैं। ठीक है, तो क्या होता है? नेक्स्ट स्टेप क्या है? ब्लड स्ट्रीम के थ्रू कहां पहुंच गया फ्री फैटी एसिड? फ्री फैटी एसिड पहुंच गया टारगेट सेल के पास। लेकिन क्योंकि जो फ्री फैटी एसिड है वो कैसा होता है? आपका नेगेटिवली चार्ज होता है, और नेगेटिवली चार्ज आयन को जो आपकी सेल की मेम्ब्रेन होती है वो परमिशन नहीं देती है साइटोसोल में एंटर करने के लिए। तो इसलिए वहां पे कौन काम करते हैं? वहां पे काम करते हैं आपके फैटी एसिड ट्रांसपोर्टर्स। कौन काम करते हैं? फैटी एसिड ट्रांसपोर्टर्स काम करते हैं। और वो इस फ्री फैटी एसिड को कहां लेके आते हैं? वो इस फ्री फैटी एसिड को लेके आते हैं कहां पे? साइटोप्लाज्म में। कहां लेके आते हैं? साइटोप्लाज्म में। अब साइटोप्लाज्म में क्या होता है? साइटोप्लाज्म से उसको जाना होता है कहां पे? उसको जाना होता है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। लेकिन माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में जाने से पहले इस फ्री फैटी एसिड का होना होता है एक्टिवेशन। क्या होना होता है? एक्टिवेशन। इसका क्या होना है? फ्री फैटी एसिड का एक्टिवेशन होना होता है। और एक्टिवेशन कैसे होता है? एक्टिवेशन होता है ऐसे। नेक्स्ट स्टेप क्या है आपका? एक्टिवेशन। इस फ्री फैटी एसिड का माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में जाने से पहले क्या होता है? एक्टिवेशन होता है। और एक्टिवेशन रिएक्शन में क्या होता है? ये जो आपका फ्री फैटी एसिड है इसका कन्वर्जन हो जाता है किसमें? फैटी असाइल को एंजाइम ए में। किसमें हो जाता है? फैटी असाइल को एंजाइम ए में। और यहाँ पे जो आपका एंजाइम काम करता है वो होता है आपका असाइल को एंजाइम ए सिंथेटेज। और यहाँ पे आपके दो एनर्जी के इक्विवेलेंट एनर्जी खर्च होती है। तो आप उसको इस तरीके से लिख सकते हैं, एटीपी का कन्वर्जन किसमें हो जाता है? एएमपी प्लस पीपीआई में कन्वर्जन हो जाता है। ठीक है, और ये क्या हो रहा है? मान लो ये आपको किसका हो रहा है? फ्री फैटी एसिड का कन्वर्जन किसमें हो जा रहा है? आपके फैटी एसिड कोएंजाइम ए में। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, देखो फैटी एसिड कैसे होता है? C डबल बॉन्ड O OH, और इसके साथ क्या होती है आपकी एक लॉन्ग चेन होती है किसकी? एलिफेटिक कार्बन्स की। तो यही होता है जिसको हम R से डिनोट कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होता है? ये क्या है आपका? ये है आपका फ्री फैटी एसिड है ये आपका। और इसका कन्वर्जन किसमें हो रहा है? फैटी एसिड में। होता क्या है? यहाँ पे आपका आके जुड़ जाता है कौन? SO एंजाइम A। किसको? इसको रिप्लेस करता है। और इसकी जगह पे कौन जुड़ जाता है? S को एंजाइम A जुड़ जाता है। और ये क्या बन जाता है आपका? यही कहलाता है आपका फैटी असाइल को एंजाइम A। मान लो अगर आप पामिटिक एसिड के साथ इसको जोड़ रहे हैं, जैसे पामिटिक एसिड मान लो फ्री फैटी एसिड है और उसके साथ आप असाइल ग्रुप जोड़ रहे हैं, तो वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा आपका पाल्मिटॉइल को एंजाइम A, जो कि क्या होगी? उसकी एक्टिवेटेड फॉर्म होगी। अब ये जो आपका फैटी असाइल को एंजाइम A है ये एंटर करता है आपका कहां पे? ये एंटर करेगा आपका माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। कहा एंटर करेगा ये आपका? ये एंटर करेगा आपका माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। कहां पे एंटर करेगा? माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। इसको एक्टिवेट करना इसलिए जरूरी होता है क्योंकि जो बीटा ऑक्सीडेशन वाले एंजाइम्स हैं जो इस फैटी एसिड को ऑक्सीडाइज करेंगे वो एंजाइम असाइल ग्रुप को ही पहचानते हैं। अगर आप इसके साथ असाइल ग्रुप नहीं जोड़ेंगे तो वो एंजाइम आपकी अपने सबस्ट्रेट को नहीं पहचानेंगे और आपकी बीटा ऑक्सीडेशन की जो रिएक्शन है वो स्टार्ट नहीं होगी। लेकिन अभी प्रॉब्लम यहाँ पे खत्म नहीं हुई है, अभी जारी है। तो इसको कहाँ जाना है? फैटी एसाइल को एंजाइम ए को जाना है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। लेकिन यहाँ पे बैरियर बनती है आपकी ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन जो इसको परमिशन नहीं देती है। तो इसको क्या चाहिए होता है? इसको रास्ता चाहिए होता है कहाँ जाने के लिए? इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में जाने के लिए। और वो रास्ता कौन देता है? वो रास्ता यहाँ पे एक पाथ होता है जिसके थ्रू ये फ्री फैटी एसाइल को एंजाइम ए कहाँ एंटर करता है? इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में एंटर करता है। और वो पाथ, वो रास्ता, वो टनल जिससे ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में जाएगा, वो व्हीकल कौन होता है? वो व्हीकल होता है कार्निटीन शटल। ये कार्निटीन शटल क्या है हम इसको डिस्कस कर लेते हैं इस वीडियो में।
और उसके बाद आपका ये फैटी एसाइल को एंजाइम में कहां पहुंच जाएगा, आपके इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, इनर आपकी कहां पहुंच जाएगा, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में पहुंच जाएगा। और वहां पे क्या होगा, बीटा ऑक्सीडेशन, जो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अभी हम कहां पहुंचा रहे हैं, फैटी एसाइल को एंजाइम ए को कहां जाना है, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में जाना है। लेकिन उसे लेके कौन जाएगा, उसको लेके या उसको पहुंचाने का काम कौन करता है, ये कार्निटीन शटल करता है। ये कार्निटीन शटल क्या है, इसके बारे में हम समझ लेते हैं। ठीक है, अभी तक आपने क्या देखा, अभी तक आपने देखा फ्री फैटी एसिड में कैसे कन्वर्जन हुआ, वो टारगेट सेल में ट्रांसपोर्टर्स के थ्रू साइटोसोल में पहुंचा, साइटोसोल में उसका क्या हुआ, एक्टिवेशन हुआ, किसके थ्रू, एसाइल को एंजाइम में सिंथेटेज के थ्रू एक्टिवेशन हुआ। और ये जो एक्टिवेटेड फैटी एसाइल को एंजाइम ए है, ये कहां जा रहा है, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर जा रहा है। इसको लेके कौन जाएगा, इसको पहुंचाने का काम कौन करेगा, इसको पहुंचाने का काम करेगा कार्निटीन शटल। हम कार्निटीन शटल के बारे में और देख लेते हैं। हाँ, कहां पे थे हम थे कार्निटीन शटल पे। ये जो कार्निटीन शटल होता है ये क्या है और इसका काम क्या है वो भी देख लेते हैं हम। कार्निटीन शटल, कार्निटीन शटल जो होता है ये एक व्हीकल, एक ट्रांसपोर्टर की तरह काम करता है। कहां प्रेजेंट होता है, ये प्रेजेंट होता है आपके माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन में, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में ये प्रेजेंट होता है। ये किससे मिलके बना हुआ होता है, ये 3 एंजाइम से मिलके बनता है। किनसे, 3 एंजाइम इसके अंदर काम करते हैं, जो किसको ले जाने का काम करते हैं, फैटी एसाइल को एंजाइम ए को कहां ले जाने का काम करते हैं, साइटोप्लाज्म से इनर कहां पे, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में ले जाने का काम करते हैं। वो 3 एंजाइम होते हैं आपके। फर्स्ट है आपका कार्निटीन असाइल ट्रांसफरेज 1, कार्निटीन असाइल ट्रांसफरेज 1। सेकेंड होता है आपका एंजाइम कार्निटीन असाइल कार्निटीन ट्रांसलोकेज। और थर्ड एंजाइम होता है आपका इसमें कार्निटीन असाइल ट्रांसफरेज सेकेंड। कैसे काम करते हैं ये, वो हम देख लेते हैं आगे। ये कहां प्रेजेंट होते हैं और कैसे काम करते हैं उसके बारे में देख लेते हैं। देखो, यहां पे प्रेजेंट होती है आपकी, ये बना रही हूं मैं क्या, आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। इसके बाद क्या है, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। और इसके बाद क्या प्रेजेंट है आपका, ये है आपकी इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। ठीक है, देखो वैसे तो यहाँ पे पोरिन्स भी होते हैं और आपको पता है पोरिन्स के थ्रू भी फैटी एसिड जा सकता है, लेकिन क्योंकि इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन से वो पास नहीं हो पाएगा, इसलिए यहाँ पे आपके कार्निटीन शटल में ये एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। और ये क्या काम करते हैं, इनके बारे में हम बात करते हैं। यहाँ प्रेजेंट होता है कौन, आपका कार्निटीन असाइल ट्रांसफरेज 1। यहां प्रेजेंट होता है आपका ट्रांसलोकेज, यानी कि ट्रांसलोकेज कार्निटीन, सेकेंड एंजाइम कार्निटीन असाइल कार्निटीन ट्रांसलोकेज। और यहां पे प्रेजेंट होता है आपका इनर माइटोकॉन्ड्रियल में थर्ड एंजाइम, जिसका नाम क्या है, कार्निटीन असाइल ट्रांसफरेज सेकेंड। होता क्या है, ये तीनों एंजाइम कैसे काम करते हैं और कैसे इस फैटी असाइल को एंजाइम ए को कहां पहुंचाते हैं, अंदर पहुंचाते हैं, यानी कि इस माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में पहुंचाते हैं। ये क्या है, मैट्रिक्स में पहुंचाते हैं। तो फर्स्ट एंजाइम का काम क्या होता है, फर्स्ट एंजाइम क्या करता है, फर्स्ट एंजाइम इस फैटी असाइल को एंजाइम ए को रिमूव करता है और इसके साथ क्या जोड़ देता है, इसको कन्वर्ट कर देता है किसमें, आपके फैटी असाइल कार्निटीन में इसको कन्वर्ट
कन्वर्ट कर देता है। इसके साथ क्या जोड़ देता है, कार्निटीन जोड़ देता है। क्या करता है, कोएंजाइम ए को रिमूव करता है और इसके साथ क्या जोड़ देता है, कार्निटीन जोड़ देता है। मतलब फैटी एसाइल कोएंजाइम में से कोएंजाइम ए हटा और उसके साथ क्या जुड़ गया, कार्निटीन जुड़ गया। इस फैटी असाइल कार्निटीन को ये जो ट्रांसलोकेज होता है, ये ट्रांसलोकेज कहां भेज देता है, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में भेज देता है। कहां भेज देता है इसको, ये माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में ट्रांसलोकेट कर देता है। फैटी एसाइल कार्निटीन को क्या करता है, ये ट्रांसलोकेज इसको इंटरमेम्ब्रेन स्पेस से लेता है और कहां भेज देता है, आपके मैट्रिक्स में भेज देता है। मैट्रिक्स में दूसरा एंजाइम प्रेजेंट होता है जिसका नाम क्या है, कार्निटीन असाइल ट्रांसफरेज सेकेंड। ये क्या काम करता है, ये इसके अपोजिट काम करता है। मतलब करता है, ये आपका सेकेंड एंजाइम इसके अपोजिट काम करता है। इसके अपोजिट, कार्निटीन असाइल ट्रांसफरेज के अपोजिट काम करता है। इसने क्या किया था, इसने कोएंजाइम ए को रिमूव किया था और कार्निटीन को इसके साथ जोड़ दिया था। अब ये क्या करेगा, ये कार्निटीन को रिमूव करता है। क्या करता है, कार्निटीन को रिमूव करता है ये, और इसके साथ में क्या जोड़ देता है, कोएंजाइम ए जोड़ के इसको क्या बना देता है, फैटी असाइल कोएंजाइम ए बना देता है। और हमें यही तो चाहिए था, ये आपका कहां पहुंच जाता है, फैटी असाइल कोएंजाइम ए माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में पहुंच जाता है और आगे इसके ऊपर क्या होगा, बीटा ऑक्सीडेशन की प्रोसेस होंगी, इसका ऑक्सीडेशन होगा और आपको एनर्जी मिलेगी। ठीक है, और ये जो कार्निटीन होता है, ये कार्निटीन आपका वापस कहां आ जाता है, आपके इस ट्रांसफरेज के पास आ जाता है। वापस से कोई फ्री फैटी एसाइल कोएंजाइम ए आएगा, ये उस कार्निटीन को इसके साथ जोड़ देगा और कोएंजाइम ए को हटा देगा और फिर से कार्निटीन कहां पहुंच जाएगा, आपका फैटी एसाइल कार्निटीन फिर से ट्रांसलोकेज उसको मैट्रिक्स में भेज देगा और वो फिर से ट्रांसफरेज सेकेंड क्या करेगा, कार्निटीन को वापस भेज देगा और उसके साथ कोएंजाइम ए जोड़ के उसको मैट्रिक्स में छोड़ देगा। तो इस तरीके से आपका फैटी असाइल कोएंजाइम ए जो कि एक्टिवेटेड आपका फैटी एसिड है, वो कहां पहुंच जाता है, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में पहुंच जाता है और आगे इस पे क्या होंगी, बीटा ऑक्सीडेशन की प्रोसेस होगी। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि कैसे आपका बीटा ऑक्सीडेशन की थ्रू आपके फैटी एसिड का ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है, थैंक यू।